अचानक से टीवी पर खबर चलने लगती है, ब्रेकिंग खबर चलने लगती है कि बीजेपी के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी के 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। बीजेपी के 16 मंत्री, पूरी कैबिनेट, वो उठ करके एक लाइन में जाकर के चुपचाप इस्तीफा दे करके आ जाती है। सरकार चल रही है या कुछ और चल रहा है, या मजाक चल रहा है। गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री को छोड़ करके बाकी सभी मंत्रियों ने, 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। एक लाइन में चुपचाप जाकर के इस्तीफा रख करके वापस आ गए। और सबसे बड़ी बात यह है, बीजेपी का यह कोई नया फॉर्मूला नहीं है। बीजेपी इसी तरीके से पूरी की पूरी सरकार को बार बार बदलती रही। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, जब गुजरात में आज की तारीख में आजाद भारत की सबसे बड़ी सरकार है, मैं इसलिए कह रहा हूं ये क्योंकि कांग्रेस के पास में भी कभी इतने विधायक नहीं थे जितने विधायक आज बीजेपी के पास हैं। कांग्रेस के पास में मैक्सिमम विधायक उसके पास में थे 1985 में माधव सिंह सोलंकी के समय पर, और उस वक्त में 149 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन अभी जो चुनाव हुए, जो सरकार इस वक्त में चल रही है, वो भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में चुनाव होते हैं और बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। कांग्रेस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। आजाद भारत का अभी तक का जो रिकॉर्ड था गुजरात का, वो तोड़ दिया और 156 सीटें बीजेपी ने जीती। और 156 सीटें जीतने के बावजूद वहां पर निर्दलियों को, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से विधायकों को ला करके ये संख्या पहुंचा दी 162। यानी अब वहां पर कुल संख्या 182 में से 162 बीजेपी के पास है। विपक्ष के पास में सिर्फ 20 विधायक हैं, टोटल 20 विधायक, और तब भी सरकार नहीं चला पा रहे। तब भी इनकी हालत यह है कि पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो रहा है और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है कि भैया लोकतंत्र में जवाबदेही, जिम्मेदारी नाम की भी कोई चीज होती होगी, या ठीक है जितने दिन कुर्सी पर बैठे उतने दिन कुर्सी पर बैठे और उसके बाद में लात मार करके छोड़ दिया। ये क्या हो रहा है? और सबसे बड़ी बात यह है, आज जिन 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है उनमें से कल आधे के करीब, या यूं कहें कि 5-6, वो दोबारा से शपथ लेंगे। फिर शपथ कल फिर दोबारा लेनी है, तो फिर आज इस्तीफा क्यों दिया? दरअसल हेडलाइन बनाने के लिए। हेडलाइन बनाने के लिए सरकार देखिए क्या क्या करती है। मतलब आज मंत्री है, कल फिर से मंत्री होंगे वो, लेकिन फिर भी सारी कैबिनेट को जो है इस्तीफा दिलवा दिया, ताकि एक मैसेज जाए अखबारों में, कल हेडलाइन छपे, नई सरकार नया जोश, असरदार सरकार, असरदार कैबिनेट। ये इस तरीके की हेडलाइन बनाने के लिए तो मोदी जी को बड़ा शौक है इन चीजों का। ये कहा जाता है कि संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगेगा, इसलिए उठा करके एक बार में 8 बजे रात को टीवी पर आकर के पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया। आज रात से भाइयों बहनों 500 और 1000 के नोट रद्द हो जाएंगे और नोटबंदी हो गई। ऐसे ही हेडलाइन का मोदी जी को बड़ा शौक है, इसीलिए पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो गया। भूपेंद्र पटेल का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? दरअसल अगर भूपेंद्र पटेल का भी इस्तीफा होता तो फिर स्क्रिप्ट लीक हो जाती, क्योंकि यही स्क्रिप्ट बार बार चलती रही है। मैं आपको जरा बताता हूं, 2001 में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बनते हैं। 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने थे, और उसके बाद में 22 मई 2014 तक जब वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तब तक वो मुख्यमंत्री रहे। यानी 12 साल 227 दिनों तक, यानी तकरीबन 12.5 साल, 13 साल मान करके चलिए आप, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। और सबसे ज्यादा कार्यकाल का उन्हीं के नाम जो है वो रिकॉर्ड है। लेकिन उसके बाद में जब वो दिल्ली आ गए गुजरात से, तो उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में ये हुआ, आनंदीबेन पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया कि गुजरात की पहली महिला मंत्री मिली है, पहली महिला मुख्यमंत्री मिली है। आनंदीबेन पटेल को जो है मुख्यमंत्री बना दिया, और आनंदीबेन पटेल 2014 से 2016 मात्र 2 साल रही। इसके बाद में चुनाव होने थे 2017 में, उससे पहले ही 1 साल पहले ही आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा करवा दिया और मुख्यमंत्री बना दिया विजय रूपाणी को। विजय रूपाणी साहब जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अभी नहीं रहे,
विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बना दिया चुनाव से 1 साल पहले। उनके नेतृत्व में चुनाव हुए, भाजपा चुनाव में जीत गई, लेकिन विजय रूपाणी को 2016 से 2021 तक ही मुख्यमंत्री रखा। फिर विजय रूपाणी का भी इस्तीफा ले लिया, पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार जो है उसका इस्तीफा ले लिया और नया मुख्यमंत्री बना दिया भूपेंद्र पटेल को 2021 में। और अब 2021 के बाद में 2022 में चुनाव हुए तो वो भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में चुनाव हुए, लेकिन अब फिर उनकी पूरी कैबिनेट का इस्तीफा करवा दिया है। अब मुख्यमंत्री का भी इस्तीफा करवाते तो लोग ऊब जाते कि भैया ये तो हर बार हो रहा है, तो इसलिए केवल कैबिनेट का जो है वो इस्तीफा करवा दिया गया है। ये 16 मंत्री हैं जिनका इस्तीफा जो है हुआ है, और इसमें से करीब 5-6 मंत्री ऐसे हैं जो बताया जा रहा है कि रिपीट करेंगे। हर्ष संघवी आप कह लीजिए, प्रफुल्ल पटेल आप कह लीजिए, इनका जो है वो कल दोबारा से शपथ ग्रहण होगा, बाकी नए मंत्री लाए जाएंगे। अब नए मंत्री क्यों लाए जा रहे हैं, जरा इस बात को समझ लीजिए। नए मंत्री जो है वो इसलिए लाए जा रहे हैं ताकि एक सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि 1995 से लेकर के 2025 तक अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। अलग अलग मुख्यमंत्री जरूर रहे, और बीजेपी इसीलिए साल दो साल में मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री इनको बदल देती है। तो सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी, उसको खत्म कर दिया जाए, इसलिए जो है वो पूरी सरकार उठा करके बदल दी। कि मान लीजिए आपकी जो नाराजगी थी वो मंत्री से थी, आपकी नाराजगी आपके विधायक से थी, तो सारे विधायकों का टिकट काट दो, सारे मंत्रियों का टिकट काट दो। ये फॉर्मूला बीजेपी अपनाती रही है, लेकिन क्या इस बार भी होगा? एक वजह यह है कि सौराष्ट्र के अंदर जो है वो जबरदस्त विरोध हो रहा है सरकार का। सौराष्ट्र के अंदर, गुजरात को आप कच्छ में, सौराष्ट्र में, मध्य गुजरात, उत्तर गुजरात और दक्षिण गुजरात में बांट लीजिए। तो सौराष्ट्र में इस वक्त में सबसे ज्यादा बीजेपी का विरोध हो रहा है कि दक्षिण गुजरात में ही सब कुछ दे दिया है। सारे मंत्री जो बड़े कद्दावर मंत्री हैं दक्षिण गुजरात से हैं, इस बात को लेकर के सौराष्ट्र में विरोध हो रहा है। तो अब जो है वो नया मंत्रिमंडल आएगा और उसमें कुछ बड़े मंत्री वो सौराष्ट्र से बना दिए जाएंगे। ये भी एक बड़ी वजह है। इसके बाद में 2026 में नगर निगम के जो है वो चुनाव होने हैं, जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, और बीजेपी को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि 2027 में जब विधानसभा के चुनाव होने हैं तो उससे पहले कहीं निगम के चुनावों में या पंचायत के चुनाव में कोई झटका ना लग जाए, इसलिए उठा करके बदल दो। जो सौराष्ट्र में नाराजगी है या पाटीदारों में नाराजगी, वो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या ये फॉर्मूला इस बार भी काम करेगा? क्योंकि एक दवाई आप कितनी बार लेंगे और एक दवाई कितनी बार आपका इलाज करेगी? या बीमारी लाइलाज हो जाए तो फिर वो कौन सी दवाई जो उसमें काम आएगी? एक कोशिश ये भी है कि सौराष्ट्र और उत्तर गुजरात, इन दोनों को जो है शांत करने की कोशिश है। उत्तर गुजरात में भी जबरदस्त जो है वो नाराजगी है कि दक्षिण गुजरात में सब कुछ दे दिया, उत्तर गुजरात में कुछ नहीं है, सौराष्ट्र में कुछ नहीं है। तो यानी एक तरीके से घुमा फिरा करके 2 मंत्री उधर दिए, 2 मंत्री इधर दिए और सबको सेट कर लो। इससे पहले भी यही होता रहा है, जैसा मैंने बताया कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों को बदल दिया गया। और अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समय पहले ही जगदीश विश्वकर्मा, उनको नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। CR पाटिल, उनका इस्तीफा हुआ था। यानी देखिए बीजेपी कैसे पूरा जड़ से खत्म करती है। CR पाटिल कद्दावर नेता है, उनका जो इस्तीफा हुआ था और उनके इस्तीफे होने के बाद में जगदीश विश्वकर्मा, उनको जो है वो नया अध्यक्ष बनाया गया और उनको अब मंत्रिमंडल भी छोड़ना पड़ेगा। अब जो है वो नया कैबिनेट भी पूरा का पूरा नया आ रहा है, पार्टी संगठन में भी जो है सब कोई नया आ रहा है। और यहाँ बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, उसमें सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ जितने भी समुदाय हैं, पाटीदार की बात करिए तो पाटीदार में लेवा पाटीदार है, कड़वा पाटीदार है, आहिर समाज है, कोहली है, दलित है, OBC है। इन समाजों के बीच में भी लगातार बीजेपी की पैठ पकड़ वो कमजोर होती जा रही थी, और वहां पर भी कोशिश ये है कि अब इनको भी मना लिया जाए। वहां पर भी 1-1, 2-2 मंत्री जो डाल दिए जाएं, थोड़ा उनको मंत्रालय फेरबदल करके दे दिया जाए और उनको बता दिया जाए कि देखिए भैया, आपके समाज के व्यक्ति को हमने मंत्री बनाया है। लेकिन फिर वही बात कि क्या ये फॉर्मूला काम करेगा? आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इतने वर्षों में हमारी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा। ये मोदी साहब का बयान आप देखिए कि इतने सालों में हमारे ऊपर कोई करप्शन का केस नहीं है। अब सवाल यह है कि आदमी रुकेगा तो आदमी के बारे में पता चलेगा। आदमी खुद कुर्सी छोड़ करके चला जाएगा, दूसरा आकर के बैठ जाएगा, फिर तीसरा आकर के बैठ जाएगा, तो कहां जिम्मेदारी, जवाबदेही और कहां उसके बारे में तहकीकात होगी। यानी आदमी के बारे में तहकीकात हो, आदमी पर आरोप लगे, उससे पहले ही कुर्सी से उतार करके छोड़ दो। तो ये जो बेदाग वाली जो बात है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में, उनके गृह राज्य में सरकार चल रही, सबसे मजबूत सरकार चल रही है, आजाद भारत की सबसे बड़ी सरकार चल रही है। 182 में से 162 विधायक बीजेपी के हैं, फिर ये सरकार क्यों नहीं चला पा रहे हैं? फिर दिक्कत कहां पर है? और अब देखिए खबरें जो है क्या आ रही है टीवी के अंदर, खबरें ये आ रही हैं कि कुछ विधायकों ने लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को। विधायकों ने लेटर लिख करके कहा था कि मंत्री सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। यह दरअसल अब केवल और केवल बहानेबाजी है। ना तो पहले लेटर लिख सकते थे, ना अब लेटर लिख सकते हैं। 182 और वहां पर 162 जिसके हाथ में हो, और वैसे तो खैर भूपेंद्र पटेल को भी बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे। ये फोटो लेकर के अगर आप कहीं पर खड़े हो जाएं तो बहुत सारे लोग बता नहीं पाएंगे कि आदमी है कौन। तो सब कुछ तो कहा जाता है कि दिल्ली से ही चलता है, वहां से गुजरात से जो है वो IAS IPS अधिकारी आते हैं, वो फाइल देते हैं यहाँ पर, उनको 1 महीने का काम दे दिया जाता है, वो फिर 1 महीना काम करते हैं, फिर वो उधर से फिर आते हैं, फिर 1 महीने का काम लेकर के जाते हैं, फिर 1 महीना, चक्कर लगता है ऐसे। हर हफ्ते हर महीने यहां पर आकर के ब्रीफिंग देनी पड़ती है दिल्ली में। यहां बताना पड़ता है कि साहब ये काम हो गया है और क्या काम है बताइए। फिर यहां से काम दे दिया जाता है और फिर वहां काम होता है। सरकार नहीं, ऑफिसर्स के सहारे जो है सरकार चल रही, ये कहा जाता है। तो नरेंद्र मोदी वो बताएं तो सही कि भैया सबसे मजबूत, सबसे बेदाग, सबसे असरदार, सबसे तेज तर्रार जब आपकी सरकार है तो फिर काम क्यों नहीं कर पा रहे हो? दिक्कत कहां है? कहां समस्या है? क्यों आखिरकार बार बार ये इस्तीफे होते हैं? और क्या जनता के जनप्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी, जवाबदेही नहीं? क्या इन मंत्रियों की बस केवल यही है कि 2 साल आप बैठो, उसके बाद में आप चल पड़ना, कोई और तीसरा आदमी आएगा वो देखेगा। जैसे एक फेमस कहावत है कि एक कंपनी से एक मैनेजर की विदाई हो रही थी। मैनेजर ने 2 लिफाफे जो है वो नए मैनेजर को दिए, और 2 लिफाफे दे करके मैनेजर ने जो है नए वाले जो मैनेजर बनने वाले थे उनसे कहा कि ये 2 लिफाफे अपने पास में रखो, और जब भी तुम्हारे पास में बुरा वक्त आए तो इन 2 लिफाफों में से पहले इस वाले को खोलना और फिर उसके बाद में इस वाले को खोलना। तो वो मैनेजर पर बुरा वक्त आया तो मैनेजर ने पहले वाला लिफाफा खोला, क्योंकि वो जो मैनेजर गए थे पिछले वाले वो बता करके गए थे कि 2 लिफाफे हैं, इनमें से ये वाला और ये वाला खोल करके देखना है। तो उन्होंने पहले वाला लिफाफा खोला, तो पहले वाला लिफाफा खोला तो उसमें एक पेपर पर लिखा हुआ था कि सारा दोष वो अपने से पहले वाले पर डाल दो, अपने से पहले वाले पर डाल दो कि वो गए थे, वो ऐसा करके चले गए, अब मैं ठीक कर दूंगा, चिंता मत करो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर इत्मीनान रखो। वक्त चला गया, लोग शांत हो गए। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद में फिर बुरा वक्त आया, और जब फिर बुरा वक्त आया तो फिर मैनेजर ने दूसरा वाला लिफाफा खोला। तो दूसरा वाला जब लिफाफा खोला तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि अब एक काम करो, आप खुद अपने लिए 2 लिफाफे तैयार कर लो। 2 लिफाफे तैयार कर लो, यानी अपना एक लिफाफे पर इस्तीफा लिख करके भेज दो, और दूसरे लिफाफे पर दूसरे आदमी के लिए उसी तरीके से सेम 2 लिफाफे तैयार कर लो। अब वो मैनेजर जब विदा होकर के जाने लगा तो जो नया मैनेजर आया उसने उनको 2 लिफाफे दिए, ये 2 लिफाफे रखो, जब भी बुरा वक्त आए तो पहले ये वाला खोलना है, फिर ये वाला खोलना है। कुल मिलाकर के लिफाफे चलते रहे और मंत्री जो है वो मैनेजर बदलते रहे, और कंपनी का भट्टा बैठता चला गया।
कंपनी जो है वो लगातार और नुकसान में और नुकसान में और नुकसान में जाती रही, क्योंकि मैनेजर की तो कोई जिम्मेदारी जवाबदेही थी नहीं। मैनेजर तो लिफाफा पकड़ा करके आगे निकलते रहे, लिफाफा दिया आगे निकले, लिफाफा दिया आगे निकले, और लोग, जनता उसकी यादाश्त होती कितनी है, भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, सच्चाई है। और ये बीजेपी फॉर्मूला जो है बहुत बार अपना चुकी है। दिल्ली में वे अब मनोज तिवारी की टिकट रखी थी, बाकी सबकी टिकट काट दी। बीजेपी ऐसा ही करती है। मध्य प्रदेश में यही किया, बहुत सारे हैवीवेट की टिकट काट दी। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जो है नया डाल दिया, शिवराज सिंह चौहान को इधर ले आए, उधर वसुंधरा राजे को नहीं बैठाया, भजनलाल को बैठा लिया। हालांकि राजस्थान में जो है ये बहुत बड़ी बात जो है बार बार निकल करके सामने आती है कि राजस्थान में भी किसी दिन ऐसा ही होगा, किसी दिन ऐसा ही होगा कि वहां पर भी छुट्टी हो जाएगी भजनलाल शर्मा की, क्योंकि भजनलाल शर्मा संभाल नहीं पा रहे हैं। वहां पर आए दिन कभी आगजनी हो रही है, कभी बस में आग लग जाती है, कभी हॉस्पिटल में आग लग जाती है, कभी कहीं छत गिर जाती है, हादसे पर हादसे हो रहे हैं। सरकार की किरकिरी होती जा रही है। तो उधर भी किसी दिन खबर आएगी चुनाव से साल भर पहले, 1.5 साल भर पहले, कि भजनलाल शर्मा अब पूर्व मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, बाकी किसी और दूसरे के हाथ में पर्ची दे दी गई है। अब वो पर्ची जो है वो भजनलाल शर्मा के हाथ से ही दिलवाई जाएगी, क्योंकि इससे पहली जो पर्ची थी वो वसुंधरा राजे के हाथ से दिलवाई गई थी। तो मतलब देखिए आप जरा बीजेपी का काम करने का तरीका क्या है, और क्या लोकतंत्र में इस तरीके से काम होता है, और क्या इस तरीके से हंटर से जो है वो आप इसको उठा दो, उसको बैठा दो, उसको उठा दो, इसको बैठा दो, ऐसे तो आप कुछ भी कर लीजिए साहब। अब हरियाणा में देखिए आप क्या चल रहा है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को बैठा दिया, वहां पर मनोहर लाल खट्टर को लेकर के नाराजगी थी। मनोहर लाल खट्टर की सरकार को खटारा सरकार लोग बोलने लग गए थे कि खट्टर सरकार नहीं, खटारा सरकार है। खट्टर ने अपना सरनेम भी ड्रॉप कर दिया, तमाम प्रेस विज्ञप्तियों के अंदर उनका नाम लिख करके आता था मनोहर लाल, सीएम मनोहर लाल। न्यूज चैनल में भी कहा गया कि कोई खट्टर नहीं बोलेगा, सबको सिर्फ इतना बोलना है मनोहर लाल। और उसके बाद में नायब सिंह सैनी को बैठा दिया। अब नायब सिंह सैनी बैठ करके क्या कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी के राज में अब आईपीएस, एएसआई वो खुदकुशी पर खुदकुशी कर रहे हैं। भैया हरियाणा पुलिस इतनी दुखी क्यों है, खुदकुशी पर खुदकुशी, हरियाणा पुलिस इतनी दुखी क्यों, ये सवाल कोई पूछ नहीं रहा। और अब जो है सुपर सीएम बन करके मनोहर लाल खट्टर, वो 1 हफ्ते तक जो है वो बाहर थे, अभी आए वापस, तो वापस आकर के वो एएसआई से मिलने के लिए चले गए। आईपीएस पूरन को लेकर के एक भी ट्वीट नहीं किया। तो अब आखिरकार आप कर क्या रहे हैं। और खुद जो है वो नायब सिंह सैनी को लेकर के तो रामदास अठावले की पार्टी के लोगों ने बोल दिया, जो बीजेपी की सहयोगी पार्टी है, उन्होंने बोल दिया कि सीएम ने तो हमें कह दिया, सीएम ने हमें बता दिया कि मैं तो एक चपरासी को भी सस्पेंड करने की स्थिति में नहीं हूं, मेरी हैसियत तो इतनी भी नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर के जो आपके सामने है वो वही सब कुछ नहीं है, पीछे रिमोट है। और अब ये रिमोट नागपुर में है, ये रिमोट दिल्ली में है, या नागपुर वाले वो खुद देख रहे हैं कि हमारा रिमोट अब काम नहीं कर रहा है, दिल्ली वाले पावरफुल हो गए। और ये हालत तो तब है जब 400 सीटें नहीं आई। 400 सीट आती तो फिर उसके बाद में तो पता नहीं, इसको कहते उठ जाओ, उसको कहते बैठ जाओ, इनको कहते लेट जाओ, इनको कहते कि आंख बंद कर लो, सो जाओ। और यही होता साहब। अभी तो बैसाखियों वाली सरकार है और गुजरात इनका गृह राज्य है, तब देखिए गुजरात में इतनी चिंतित है। वहां पर निगम का चुनाव होना है, पंचायत का चुनाव होना है, इसलिए सरकार सब इधर से उधर पेंट कर दो। कमाल की बात है। तो बहरहाल देखते हैं गुजरात के लोग, गुजरात की जनता वो भाजपा के साथ में, भाजपा के जो ये घटनाक्रम है इसके साथ में कब तक रहेगी, और गुजरात के लोग कब जो है वो भाजपा से किनारा करते हैं, क्योंकि भाजपा इस फॉर्मूले से बार बार जो है वो सक्सेसफुल तो हो रही है। और अगर भाजपा के मुख्यमंत्री और सरकार और वो सब काबिल है तो फिर उनको बदलते क्यों हो, ये भी तो सवाल पूछा जाएगा ना। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।